नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश चंद्र भास्कर आप सभी लोगों का आज की इस मैथ की क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि केवीएस के पीआरटी में जो मैथ का सेक्शन है उसमें मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति से संबंधित उन्होंने कुछ बिंदु दिए हैं। उन बिंदुओं से संबंधित जो भी प्रश्न के आने के चांस बनते हैं उनसे संबंधित हम कुछ प्रश्नों को यहाँ पे अभ्यास करेंगे ताकि जो भी आपसे प्रश्न वहाँ पूछे जा सके उन प्रश्नों को आप उत्तर देने में समर्थ हो सकें। इसलिए आज हम लोग इस क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन से संबंधित कुछ प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला प्रश्न है वो है कि एक 30 मीटर लंबे एवं 16.5 मीटर चौड़े आंगन में 2.5 मीटर लंबे एवं 2 मीटर चौड़ाई के कितनी टाइल्सों का प्रयोग किया जाएगा। देखिए, जब कभी भी इस तरीके का प्रश्न पूछे कि कितनी टाइल्सों का प्रयोग किया जाएगा या पूछा जा सकता है कि कितनी चादर का प्रयोग किया जाएगा, तो देखिए जब भी कोई फर्श हो और इस फर्श पे हमें या तो टाइल्स बिछाने को दे सकता है कि कितनी टाइल्स बिछाई जाए या कितनी टाइल्स लगेंगी, उनका प्राइस भी पूछ सकता है और प्रश्न बन सकता है कि इस पर हमें एक चादर बिछानी है जिसकी लंबाई इतनी है चाहे चौड़ाई इतनी है, वो कितनी चादर लंबी लगेगी। इस तरीके से दो प्रश्न आने के चांस बनते हैं। तो इस तरीके के प्रश्नों को करने के लिए एक कॉन्सेप्ट बैठाना है कि जो इस फर्श का क्षेत्रफल होगा वही उस टाइल्स का जो क्षेत्रफल है वो होना चाहिए, उस चादर का भी वही क्षेत्रफल होना चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर हम प्रश्नों को हल करते हैं। तो जो फर्श का क्षेत्रफल होगा उस पूरे फर्श के क्षेत्रफल के बराबर जो टाइल्स एक लगाई जा रही है ऐसी पूरी टाइल्स लगाई जाएगी, यानी कि पूरी टाइल्सों का जो क्षेत्रफल होता है वो और उस फर्श का क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। तो आइए प्रश्न को देखते हैं। कहा जा रहा है कि एक 30 मीटर लंबे एवं 16.5 मीटर चौड़े आंगन में, तो आंगन है तो यहां पे हमको टाइल्सों की संख्या ज्ञात करनी है। तो टाइल्स की संख्या बराबर आंगन का क्षेत्रफल बटा एक टाइल्स का क्षेत्रफल। यहां पे आंगन का क्षेत्रफल देखिए, इसकी लंबाई है 30 मीटर गुणित चौड़ाई है 16.5 मीटर। आंगन का क्षेत्रफल हो गया और हमें निकालना है एक टाइल्स का क्षेत्रफल। तो टाइल्स की जो लंबाई है वो है 2.5 मीटर और चौड़ाई है 2 मीटर। यहाँ पे जब हम हल करेंगे तो हमको टाइल्स की संख्या ज्ञात हो जाएगी। देखिए, चूंकि यहाँ पे एक अंक पे दशमलव है और यहाँ पे भी एक अंक पे दशमलव है, तो इस दशमलव को हम इग्नोर कर दें या यहाँ पे हम इसको हटा सकते हैं, या आप बचपन वाली विधि से 10 का ऊपर 10 का नीचे गुणा करके इसको आप दशमलव को हटा सकते हैं। लेकिन आइए, हम लोग बड़े हो चुके हैं तो यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं। तो जब इग्नोर करेंगे दोनों पे एक एक पे है तो 30 गुणते 165 बटा 25 गुणते 2। अगर हम देखें तो यहाँ से हम इसको 5 से 5 छक्का 30 और 5 बचे 25 ऐसे काट देते हैं और इसका 2 एक कम 2 2 तिहाई 6 ये कर जाएगा, ये इससे करेगा 5 तिहाई 15 5 तिहाई 15 यानी कि 33 गुणे 3 यानी कि आपका आ जाएगा 99। कुल टाइल्सों की संख्या आपकी यहाँ पे आती है 99। इसलिए इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा बी। अब देखिए, यहाँ पे आप बहुत शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि आपको इतना बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक जो कैलकुलेशन है वो करनी पड़ेगी। और एक चीज़ है कि आप अपने दिमाग में थोड़ा सूत्रों को, तथ्यों को और मैथ के जो गुणा भाग हैं इनको बहुत प्रैक्टिस करिए ताकि आप प्रश्न में उनको बहुत तेज़ी से कर सकें। इसलिए समय लगेगा, प्रश्नों को लगाने में समय लगेगा। ऐसा कोई विधि नहीं है जो कि आप प्रश्न को देखें और सवाल को लगा दें। मान लीजिए जैसे हम प्रैक्टिस करके खूब आते हैं सवाल को, और खूब प्रैक्टिस करके आते हैं और बस तुरंत हम इसको ऐसे 25 इसे काट देंगे तुरंत तेजी से, यहाँ से ये यहाँ से, ऐसा नहीं कुछ होता है। सवाल को जब पेपर में बैठेंगे तो वहाँ पे आप अपना
बेसिक अंडरस्टैंडिंग का प्रयोग करिएगा, अन्यथा सवाल को लगाने में असमर्थ होंगे, घबरा जाएंगे और प्रश्नों को कर नहीं पाएंगे। आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वही आपको परीक्षा में ज़्यादा हल करने में उपयोग में लाए जाते हैं, अन्यथा और बाकी सब चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं। इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सवाल को लगाइए और अच्छे नंबर लाइए। आइए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। कह रहा है कि एक हाल जिसकी लंबाई 30 मीटर 10 सेंटीमीटर, हाल की लंबाई है ये, चौड़ाई 35 मीटर 70 सेंटीमीटर है। अब एक हाल है और इस हाल का जो फर्श है वो इसकी कंडीशन है, क्या है? लंबाई 39 मीटर और 10 सेंटीमीटर का है और चौड़ाई कह रहा है 35 मीटर और 70 सेंटीमीटर का है। तो इन प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले जो इसकी लंबाई और चौड़ाई है उसको ध्यान दीजिए कि लंबाई और चौड़ाई को हमको एक राशि में बदलना पड़ेगा। यहाँ पे 39 मीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो देखिए यहाँ पे 39 तो मीटर हो गया और प्लस सेंटीमीटर में आगे बढ़ा हुआ है तो उसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 10 सेंटीमीटर, हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और यहाँ पे ये 10 सेंटीमीटर है, तो हमको भाग देना पड़ेगा। तो भाग देंगे तो आपका आएगा 10/100 यानी 0.1 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 0.1 अर्थात आपका हो जाएगा 39.1 मीटर आपकी हो जाएगी लंबाई। ठीक उसी तरीके से जो चौड़ाई है वो है 35 मीटर 70 सेंटीमीटर। तो 35 मीटर तो पहले से है और उसमें 70 सेंटीमीटर है। हम सवाल लगाएंगे तो यहाँ पे जो सेंटीमीटर उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिए तो पूरी लंबाई निकल जाएगी, चौड़ाई निकल जाएगी। तो 70 है तो 70 में भाग दे देंगे 100 की, तो हो जाएगा 0.7 मीटर। तो यहाँ पे जो चौड़ाई होगी वो हो जाएगी 35.7 मीटर। इस तरीके से देखा गया कि जो माप दिया हुआ है लंबाई की वो हो गया आपका 39.1 मीटर और चौड़ाई 35.7 मीटर। अब प्रश्न को हम करते हैं। देखिए कह रहा है पत्थर लगाने हैं, के बराबर के पत्थर लगाने हैं, पत्थर की वह बड़ी से बड़ी वर्गाकार साइज बताइए। यानी कि जो आपके पास फर्श है इसकी जो लंबाई है वो है 39.1 मीटर, चौड़ाई है 35.7 मीटर। इसमें कितने बड़े फर्श वो कितने टाइल्सों की या ये कहें कि कितने पत्थरों की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें पूछ रहा है कि पत्थर की वह बड़ी से बड़ी वर्गाकार साइज बताएं जो एकदम फिट बैठे। तो इसमें कौन सा ऐसा पत्थर लगाया जाए वर्गाकार आकार का जो कि इसमें उसी के आकार के फिट बैठ जाए, यानी कि पूरा का पूरा क्षेत्रफल को घेर ले। तो इसके लिए देखिए कि यह लंबाई और चौड़ाई है, किसी टाइल्स के बारे में नहीं जिक्र कर रहा है, लेकिन हाँ एक जिक्र कर रहा है कि बड़ी से बड़ी टाइल्स बताइए इसमें जो लग सके। तो जो बड़ी से बड़ी टाइल्स लग सकती है वो इस माप के आधार पर, तो हमें सबसे पहले इस माप के आधार पर इस लंबाई और चौड़ाई का जो महत्तम समापवर्तक है, यानी कि इन दोनों में जो कॉमन होगा वही एक बड़े से बड़े वर्गाकार टाइल्स का प्रतिनिधित्व करेगा। तो हम इस माप का निकालते हैं लघुत्तम समापवर्त। तो देखिए पत्थर का बड़े से बड़ा आकार संभव है, तो वो निकालेंगे लंबाई व चौड़ाई का महत्तम समापवर्त निकालेंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि बड़ा से बड़ा टाइल्स कौन सा इसमें ये पत्थर लगेगा। तो हम देखें कि महत्तम समापवर्तक निकालेंगे 39.1 व 35.7 का महत्तम समापवर्त।
तो 39.1 और देखिए 39.1 और 35.7 का महत्तम समापवर्त निकालना है। यदि आप जानते हैं कि महत्तम समापवर्त कैसे निकलेगा तो अब तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 39.1 और 35.7 का महत्तम समापवर्त निकालना है तो इसके लिए एक विधि है। यहाँ पे जान जाइए कि सबसे पहले देखिए कि यह कितने अंक पे दशमलव लगाए, अधिकतम, तो अधिकतम 1 अंक पे दशमलव है। तो जब अधिकतम 1 अंक पे दशमलव है तो इसको याद रखिए कि 1 अंक पे दशमलव है अधिकतम दाएं से, तो अब इस दशमलव को इग्नोर कर दीजिए। तो आपके पास संख्या जो मिलेगी 391 और 357। अब हमें करना क्या है? अब हमें करना है कि 391 और 357 का महत्तम समापवर्त निकालना है। महत्तम समापवर्त निकालने की जो विधि है हम जानते हैं कि जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें हम भाग देते हैं छोटी वाले से। तो भाग देंगे तो यह जाएगा आपका एक बार, 11 में 7 गया 4, 8 में 5 गया 3, फिर 34 में भाग देंगे 357, 1, फिर 34, 17 दूनी 34। अंतिम जो भाजक होता है वही आपका महत्तम समापवर्त होता है। इसको एक और विधि देखें कि दो संख्याएं अगर हैं तो उन संख्याओं का जो महत्तम समापवर्त होता है उनके अंतर से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता महत्तम समापवर्त। तो इनका अगर हम अंतर निकालें तो आपका अंतर आता है 34। अब 34 है तो हो सकता है कि यह 34 से दोनों कट जाए तो 34 भी महत्तम समापवर्तक हो सकता है, लेकिन चूंकि यहाँ 1 और 7 में यहाँ पे सम संख्या है तो यह चांस नहीं बनता है कि यह इनको काट सके। तो इसको दो भागों में तोड़ेंगे तो ये दो भागों में टूटेगा तो ये 17 और 2 आएगा, 17 दूनी 34। तो 17 ही एक संख्या है जो दोनों का काटेंगे, महत्तम समापवर्त होगा। तो अब हम देखते हैं कि इसका जो महत्तम समापवर्त है वो आ गया है आपका 17। तो 17 जब महत्तम समापवर्त आया है, लेकिन हम जानते हैं कि दशमलव अधिकतम 1 अंक पे लगा था तो यहाँ पे 1 अंक पे दशमलव लगा लेंगे। तो 39.1 और 35.7 का जो महत्तम समापवर्त हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 7। आइए सवाल को देखते हैं। तो यहाँ पे हमने महत्तम समापवर्त निकाला, यहाँ पे हमने महत्तम समापवर्त निकाला तो हमें मिला 1.7 महत्तम समापवर्त आ गया। और यह जो 1.7 महत्तम समापवर्त है यह इसमें आने वाले जो वर्गाकार पत्थर है उसी की वह माप होगी। तो एक जो वर्गाकार पत्थर होगा उसकी माप 1.7 मीटर होगी। अगर इस वर्गाकार पत्थर की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? तो वर्गाकार पत्थर का क्षेत्रफल, वर्गाकार पत्थर का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1.7 गुणे 1.7। तो जब हम 17 में 17 का अगर गुणा करते हैं तो यहाँ पे आता है 289, 289, 1 2 अंक पे दशमलव, यानी कि वर्ग मीटर। तो जो वर्गाकार पत्थर होगा एक अधिक से बड़ा उसकी जो माप है वो है 2.89 वर्ग मीटर। अर्थात इस प्रश्न में देखा जाए तो 2.89 वर्ग मीटर का एक सबसे बड़ा जो प्रश्न है कि पत्थर की वह बड़ी से बड़ी वर्गाकार साइज बताइए जो एकदम फिट इसमें बैठे, और पत्थरों की संख्या भी बताइए कि इसमें कितने पत्थर लगेंगे। तो इसमें कितने पत्थर लगेंगे उसके लिए विधि यही है कि कुल क्षेत्रफल में हम भाग एक पत्थर का दे दें तो पता चल जाएगा कि कुल पत्थर कितने होंगे। तो यहाँ पे पत्थरों की संख्या बराबर पूरे क्षेत्रफल इसका, तो पूरा क्षेत्रफल है 39.1 गुणे 35 35.7
1.7 और बटा एक टाइल्स का जो क्षेत्रफल तो 1.7 गुणे 1.7। यहाँ पे जब हम काटेंगे, इसको हल करेंगे तो देखेंगे कि एक अंक पे यहाँ पे भी दशमलव, एक अंक पे दशमलव को इग्नोर कर दीजिए यहाँ पे। और जब दशमलव को हम इग्नोर कर देते हैं तो हमारे पास एक कैलकुलेशन आता है, उसको देखते हैं। क्या कैलकुलेशन आपको मिलेगा कि 39.1 गुणे 35.7 बटा 1.7 गुणे 1.7। काटते हैं, यहाँ पे दशमलव को इग्नोर कर देते हैं। तो जब हम दशमलव को इग्नोर करेंगे इसमें 39 गुणते 7 बटा में 17 गुणते 17। अगर हम काटें 17 एकम 17 तो ये हो जाएगा 17 34 और 17 तिया 39। 17 दूनी 34, 17 एकम 17 21। 23 का 21 में अगर हम गुणा करते हैं तो उत्तर होता है 483। तो आइए देखते हैं कि पत्थरों की जो संख्या होगी, यहाँ पे इसको जब हम हल करेंगे तो आंसर आपका आएगा 483। अर्थात सबसे बड़ी वर्गाकार टाइल्स 2.89 और जो पत्थरों की संख्या है वो 483। इस तरीके से जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। प्रश्न को करने में समय लगेगा, लेकिन हाँ ये विश्वास है कि आपको प्रश्न कैसे पेपर में लगाने हैं उस विधि को भी आप समझ सकेंगे और इसी तरीके से आप प्रैक्टिस भी अन्य जो आपके पास बुक हो उससे करते रहिएगा। आइए हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। किसी वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, किसी वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल एवं मूल वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि किसी वर्ग, कोई वर्ग है, और हम जानते हैं कि वर्ग जो होता है उसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है या परिमाप होता है या जो विकर्ण होता है, तो हम यहाँ पे देखें कि जब कोई वर्ग हो तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है उसकी भुजा का वर्ग कर देते हैं। तो आइए प्रश्न के अनुसार सीखते हैं क्या है। तो किसी वर्ग के विकर्ण पे, तो आइए विकर्ण की बात करते हैं। इसका मान लीजिए कि ये विकर्ण है और इस विकर्ण पर भी वर्ग बनेगा, तो ये विकर्ण बन गया, उस पर वर्ग। प्रश्न जैसा है वैसा करिए। किसी वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल एवं मूल वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो मान लीजिए कि मूल जो वर्ग है, इस मूल वर्ग की भुजा है मान लीजिए कि x, तो x ये भी होगी, x ये भी होगी और x ये भी होगी। तो इसके विकर्ण की बात करते हैं तो विकर्ण निकालने का सूत्र होता है, अब देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, तो यह विकर्ण हो गया। तो यह जो विकर्ण है तो निकालने का सूत्र हो गया अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 2x स्क्वायर। और जब इसको हम हल करेंगे तो जो विकर्ण निकल के आएगा वो आएगा x अंडर रूट 2। ये विकर्ण हो गया। तो जो ये विकर्ण है वही तो इस नए वाले की भुजा है, तो यह भी हो जाएगा x अंडर रूट 2, ये भी हो जाएगा x अंडर रूट 2, ये भी हो जाएगा x अंडर रूट 2। तो वर्ग की भुजा है x अंडर रूट 2 और जो मूल वर्ग है उसकी जो भुजा है आपने माना x। तो आइए प्रश्न के अनुसार विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल और मूल वर्ग के क्षेत्रफल का क्या अनुपात है। तो अनुपात निकालना है तो विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल और बटा मूल वर्ग का क्षेत्रफल, मूल वर्ग का क्षेत्रफल। और जानते हैं कि जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर यानी कि भुजा का वर्ग। तो यहाँ पे विकर्ण का, तो विकर्ण का मान आया है x अंडर रूट 2, तो भुजा है x अंडर रूट 2, इसका हम कर देते हैं वर्ग और बटा मूल वर्ग का क्षेत्रफल, तो मूल वर्ग है आपका भुजा x, तो हो जाएगा x का स्क्वायर। हल करें इसको अगर, तो इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका
एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 को हल करेंगे तो आपका आएगा यहाँ पे 2। कैसे? अंडर रूट 2 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 और ऊपर है 2, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 पे 1 यानी कि 2, तो 2 और ये हो जाएगा 2 अपान एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ऊपर हो जाएगा 2/1 अर्थात 2 संबंधे 1। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 2 संबंधे 1। आइए अब हम लोग चौथे प्रश्न को देखते हैं। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 24 सेंटीमीटर है। आइए चतुर्भुज से संबंधित एक बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको सीख लेते हैं, फिर उसके बाद ये सवाल आपको आसानी से लग जाएंगे। तो देखिए, जो भी हम बात करते हैं चतुर्भुज की, तो चतुर्भुज से संबंधित मुख्य रूप से जो प्रश्न आते हैं वो इन 4 बिंदुओं से आपको प्रश्न बनेंगे। अगर इसको आप जान जाते हैं तो आसानी से उन प्रश्नों को हल कर सकेंगे। तो जो इसमें एक चतुर्भुज की आकृति है जिसको कहते हैं हम सामान्य रूप से चतुर्भुज का नाम दिया गया है चतुर्भुज, और यह चतुर्भुज को हम क्वाड्रिलेटरल एक समलंब चतुर्भुज जिसको कि हम ट्रेपेजियम कहते हैं, और एक होगा आपका समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज जिसको कि हम पैरेललोग्राम, और एक होगा आपका समचतुर्भुज जिसको कि हम रोम्बस कहते हैं। आइए देखते हैं ये जो चतुर्भुज है, समचतुर्भुज की कंडीशन के बारे में समझते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें कोई परिस्थिति न हो, यानी कि उसकी केवल और केवल 4 भुजाएं हो सकती हैं, वो कोई भी आकृति हो सकती है। तो ऐसे चतुर्भुज का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणे विकर्णों अगुणते शीर्ष लंबों का योग, शीर्ष लंबों का योग करेंगे। अर्थात चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो जिसमें कोई कंडीशन नहीं है, भुजाएं बराबर हैं कि नहीं है, समांतर हैं कि नहीं है, तो उसके लिए आपको करना क्या है कि मान लीजिए कि यह इसका एक विकर्ण है और यहां से आपने इस पर लंब डाला है और यहां से इस पर आपने लंब डाला है, तो इस चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र होगा 1/2 गुणे विकर्ण और गुणे शीर्ष लंबों का योग। शीर्ष लंब ये होते हैं, तो इन शीर्ष लंबों का योग करके हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आइए वहीं देखते हैं समलंब चतुर्भुज जिसको कि हम ट्रेपेजियम कहते हैं। तो समलंब चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें कि कोई भी दो भुजा, कोई भी आमने सामने की दो भुजा वो हो जाती है समांतर। समांतर मतलब जैसे इस भुजा के समांतर ये वाली भुजा है, या हो सकता है कि इस भुजा के समांतर ये हो, तो कोई भी आमने सामने की कोई एक भुजा आपस में क्या होती है, एक जोड़ा समांतर होता है और दो आपस में समांतर नहीं होते हैं। इस परिस्थिति में समांतर मतलब कि इनके बीच की जो दूरी है, ये जो दूरी है ये इक्वल होगी, ये दूरी इक्वल होगी। तो इस तरह के समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है 1/2। अब यह जो ऊंचाई देख रहे हैं आप, ये ऊंचाई और समांतर जो भुजाएं हैं उनका योग, तो 1/2 ऊंचाई, ये ऊंचाई गुणे समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का
यू। ये सूत्र है, आप याद रखिएगा। थोड़ा समय लगेगा पढ़ा रहा हूं तो, लेकिन हाँ ये चीज है कि याद रखिए, पेपर में अगर ये सब चीजें आती हैं तो आपको बहुत तेजी से कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो समांतर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, जैसे ये, इसके समांतर ये है और इसके समांतर ये है। तो ऐसे चतुर्भुज आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समांतर होती हैं। और इसमें एक खास बात होती है कि जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में काट देते हैं। अर्थात ये दूरी इसके बराबर और ये दूरी इसके बराबर, यानी कि विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। तो समांतर चतुर्भुज की कंडीशन हुई कि आमने सामने की भुजाएं समान हो, समान आमने सामने की जो भुजाएं होंगी वो समान होंगी और एक दूसरे को वो बराबर भागों में काटती हैं। तो यहाँ पे कंडीशन है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कैसे निकलेगा, तो क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई। आमने सामने की भुजाएं समान अंतर पे होंगी, समान है, और उनका क्षेत्रफल आधार गुणते ऊंचाई। लेकिन एक बात आती है समचतुर्भुज, तो जो समचतुर्भुज है इसकी कंडीशन यह है कि इसकी सभी भुजाएं समान होंगी, और समान होंगी तो एक साथ एक कंडीशन और होगी कि इसके जो विकर्ण होंगे एक दूसरे को बराबर भागों में भी काटेंगे और उनके बीच जो कोण होगा कटान बिंदु पे वो 90 अंश का होगा। कैसे, जैसे देखिए समांतर चतुर्भुज है अगर, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, तो जो विकर्ण होगा वो एक दूसरे को काटेंगे, और एक दूसरे को काटेंगे तो यहां पे जहां कटान बिंदु होगा वहां पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये है रोम्बस की कंडीशन। और एक दूसरे को ये बराबर भागों में भी बांटते हैं। और इसका जो क्षेत्रफल का सूत्र होगा वो होगा 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। तो यहाँ पे देखिए कि जो चतुर्भुज की कंडीशन है मुख्य रूप से वह 4 परिस्थितियों से प्रश्न पूछने के चांस बनते हैं। एक चतुर्भुज में जो कि क्वाड्रिलेटरल होगा, और इसमें होगा क्या कि इसमें कोई भुजा आपस में बराबर नहीं होगी, कोई कंडीशन नहीं है, तो उसका क्षेत्रफल होगा 1/2 विकर्ण गुणित शीर्ष लंबों का योग। समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2 गुणे ऊंचाई गुणे समांतर भुजाओं का योग। और जो समांतर चतुर्भुज है जिसके के आमने सामने की भुजाएं कोई भी इस दोनों चारों एक दूसरे के आमने सामने भुजाएं समांतर होती है, उसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुणे ऊंचाई। और जो समचतुर्भुज है इसकी कंडीशन है कि सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और समांतर भी होती हैं। तो इसकी कंडीशन है कि यह अपने केंद्र बिंदु, यानी कि जहां पे विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं वहां 90 डिग्री का कोण बनता है, और आपस में विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। उसका सूत्र होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। तो आइए जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं हम। कह रहे हैं कि उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समचतुर्भुज है यानी कि रोम्बस है, तो इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समचतुर्भुज हमने बनाया, आमने सामने की भुजाएं मतलब ये सभी भुजाएं आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। तो अगर ये भुजाएं आपस में बराबर हैं तो कह रहा है कि उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर, एक भुजा हो गई 20 सेंटीमीटर और विकर्ण 24 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए कि ये जो विकर्ण है ये हो गया आपका 24 सेंटीमीटर का, ये विकर्ण है उसका 24 सेंटीमीटर। अब देखिए पूछा जा रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि समचतुर्भुज की कंडीशन होती है कि इसके जो विकर्ण होते हैं वह एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं और एक दूसरे को बराबर भागों में भी डिवाइड करते हैं। तो अगर देखा है तो ये जो विकर्ण है इसको आपने 24 माना है, तो जब इसको 24 माने हैं तो ये आधा होगा, तो ये 12 होगा और यह भी आपका 12 सेंटीमीटर का होगा। अब देखते हैं यहाँ पे कि इस विकर्ण का पता नहीं है, क्योंकि अभी आपने देखा है कि इसके जो क्षेत्रफल होता है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, याद कर लीजिए 1/2 गुणित विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों
का गुणनफल। तो आइए, एक विकर्ण तो पता चल गया कि 24 है, लेकिन दूसरा विकर्ण हमें पता नहीं है। तो चूंकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, मान लीजिए कि ये ए बी सी और डी है और यहाँ पे केंद्र बिंदु ओ है। अगर हम ओ ए को निकाल लें, और चूंकि यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ 90 डिग्री का, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं और वहाँ पाइथागोरस प्रमेय की मदद से हम ओ ए को निकाल सकते हैं। तो ये आप यहाँ पे 90 डिग्री, तो इसके सामने का जो ये विकर्ण हो गया, और इसको आधार मान लीजिए और ये लंब मान लीजिए, चाहे इसको आधार मान लीजिए, इसको लंब मान लीजिए। तो AO बराबर क्या होगा? तो AO बराबर होगा, निकालना है तो कर्णी में हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं, नहीं जानते हैं तो यहाँ पे जान जाइए कि इसी तरीके से करेंगे। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे क्लास तो वहां पे सीखेंगे। यहाँ पे समझिए AO बराबर पाइथागोरस प्रमेय की मदद से AO बराबर कर्णी में कर्ण का वर्ग 20 का वर्ग माइनस इस भुजा का वर्ग 12 का वर्ग। तो 20 का वर्ग होगा 400 और 12 का वर्ग होगा 144। यहाँ पे हम हल करेंगे तो 6 और 9 में से 4 गया 5, 256। ये किसका है? 16 का वर्ग है, अर्थात इसका जो वर्गमूल होगा वो होगा 16। तो अब हमने देखा कि जो इसका वर्ग भुजा आ गई 16, तो जो इसका मान है वो हो गया 16। तो यह जब 16 है तो यह भी आपका हो जाएगा 16। तो अब हमको विकर्ण पता चल गया। इस विकर्ण की लंबाई है 32 और इसकी है 24। तो हम कहेंगे क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणते विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण है एक 24 और एक है आपका 32। ये है पूरा 32 और ये है 24। काटेंगे 12, 12 दूनी 24 को 4 से 2, 12 3 36, 38, 384 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखा जाए 384 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन ए इसका आंसर है। आइए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। कटा।